महापौर ठीक है ना, ये 3 बजे तक बैठे थे। ये बात है, सवाल अगर गलत है, रिजर्वेशन गलत तरीके से हुआ है तो उसकी चौकसी करना चाहिए। मगर ये 11 बजे से 3 बजे तक मुसलमानों को गाली देने के आपको बैठे थे क्या धरने पे? ये यहाँ से गया, सरकार इनकी बीजेपी की वो मंजूरी रहती उसको हटाने के लिए और गाली
ये जो पानी पट्टी वार्ड का विषय है, पहले ये डिपार्टमेंट में यहाँ पे मतलब से कमिश्नर है, कोई डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ कि पानी वाले गांव शहर में कौन सी पद्धति से दिया जाता है, उसकी मालूमात आगे माइक पे दो। 2 दिन आड़े दिया जाता, 3 दिन आड़े दिया जाता, 5 दिन आड़े दिया जाता, कितने दिन आड़े देने का तुम्हारा रूल है, तुम्हारी क्षमता है, वो आगे माइक पे बताओ। संबंधित विषय का क्या गोशवारा है पहले उसका गोशवारे की मालूमात दो। गोशवारे की क्या आवाज है प्रशासन की तरफ से? यापूर्वी महानगरपालिकेत दरवर्षी 5% दरवाढ केली जाते, त्याप्रमाणे आपण जितने भी नगर सेवक है, उनकी जानी से मैं आपको बोलना चाहूँगा कमिश्नर साहब आपको, और जो पानी प्रोडक्ट के जितने भी जिम्मेदार है ना शहर के अंदर, उनकी सबसे नाअहली ये जो डिपार्टमेंट है पूरे शहर के अंदर पूरा खराबा करके रहेगा। कहीं भी पानी वक्तों पे नहीं आता। ये तमाम मेंबरान की जितने भी यहाँ बैठे जो कारपोरेटर नगर सेवक एक भी वार्ड के अंदर तरीके से अपना वक्त के ऊपर मामले में पानी नहीं आता। इसकी वजह से मैं इस्लाम पार्टी की जानिब से मैं ये चाहता हूँ कि ये विषय को आप मेरे कमिश्नर साहब आपने भेजा, आपका काम नहीं था ये विषय यहाँ भेजने का, और मैं इस्लाम पार्टी की जानिब से कोई हाथ से पानी पट्टी बढ़ने नहीं देगा, कोई हाथ से बढ़ने नहीं देगा। आप पहले अपना सुधार करो, शहर के अंदर रोजाना पानी दो, और जो वक्त तय किया गया है 11 बजे से रात से पहले और सुबह 5-6 के बाद और 11 के अंदर जब रोजाना पानी आना, जब भी ये विशेष करना नहीं तो आना नहीं। आयुक्त साहब, आपकी जितनी निष्क्रिय सुविधा है ना, उसमें सबसे ज्यादा निष्क्रिय सुविधा अगर है तो वाटर सप्लाई। हमारे गांव में पीछे 10-12 दिन पानी नहीं आया, और 10-12 दिन सप्लाई के बाद अगर पानी आया तो ऐसा कि कोई इस्तेमाल के लायक नहीं था। एक बात हमारा ये बोलना है कि जब तुम कोई सर्विस नहीं दे रहे थे तो उस पर तुम ये टैक्स बढ़ा क्यों रहे? तुमने इसमें रीजन दिए कि तुमको 16 फाइनेंस के इंस्टॉलेशन के लिए, ये इंस्टॉलमेंट के लिए तुमको 5% तुम्हारे लिए जो है ग्रॉस इनकम में तुमको वार करने का, तो तुमको सिर्फ वाटर सप्लाई दिख रहा, वाटर सप्लाई से ही तुमको 5% वसूल करने का क्या? जो तुम्हारी ओन रेवेन्यू है वो सिर्फ वाटर सप्लाई है, इसके अलावा कोई दूसरी ओन रेवेन्यू का सोर्स है नहीं है तुम्हारे पास। जैसे एक बात बताओ ना, तुम क्या है, तुम्हारे पास सोर्सेस क्या क्या है? तुमने आज गांव भर के जितने भी शादी हॉल है या जितने भी ओपन स्पेसेस है, कोशिश करेगा कभी उनका भाड़ा करने का, कभी अपने दावे में लेने की कोशिश करेगा? यहाँ से तो तुम्हारी यानी इनकम यानी जनरेट हो सकती ना। तुमने ग्रॉस इनकम को बढ़ाने के लिए 5% सिर्फ और सिर्फ पानी पट्टी तुमको दिख रही। पूरे गांव में तो सबसे बड़े राजकारण तुम दिख रहे। 2-3 पक्ष को आपस में लड़ाकर पूरे शहर में आराम से राजकारण करने का काम तो आयुक्त साहब ने तुम्हारा दिखा। प्रशासन की तरफ से यह विषय ही नहीं आने वाला था। 5% ठीक है भैया, लो हम लोग ये 5% जो पानी पट्टी है ना, उसके विरोध में है। जो भी प्रस्ताव आता है, अगर ये नहीं बढ़ाने का है उसके साथ अगर बढ़ाने
तो हम उसके खिलाफ। आपको आज 2742 रुपया अभी पानी पट्टी वसूल की जाए। पहले से सब विषय में बीजेपी सरकारी निकालती हुई इधर 5% पानी पट्टी अगर बढ़ाए तो ये पानी पट्टी बढ़ती जाएंगी। IHMDP जब स्कीम आई तो ना नफा ना नुकसान पे उस पर 5% बढ़ाने की बात शुरू हुई। ये बात सच है कि आज वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का खर्च ज्यादा है और खर्च इसलिए ज्यादा है कि वाटर गिरना डैम से जो पानी हम लेते हैं उसका रॉयल्टी 10 करोड़ के करीब है। 14 से 15 करोड़ वहाँ बिजली का बिल आता और यहाँ की रॉयल्टी है शंकापुर की 4 करोड़। मेरी सूचना ये रहेगी कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि 5% पानी पट्टी जो बढ़ाने का प्रस्ताव प्रशासन ने भेजा है उसे रोकना चाहिए। इसी के साथ साथ जो दूसरा इफेक्ट पड़ रहा है पानी पट्टी बढ़ाने का, हम पानी पट्टी प्रशासन इसलिए बढ़ाता कि लोग पैसा ज्यादा है, मगर इसका दूसरा असर ये हुआ धीरे धीरे कि पानी पट्टी इतनी बढ़ने लगी कि लोग लीगल नल कलेक्शन लेने की तरफ जाना बंद कर दिए। आज 72,000 लीगल नल कलेक्शन, 1,22,000 प्रॉपर्टी जो है रेसिडेंशियल है, इतनी वाले की सब जगह नल होगा। अगर एक साल के अंदर हमारा तलवाड़ा की पाइपलाइन का काम चालू है जहां से हम 5 MLD पानी लेते, अगर वो 900 की नहीं कितने की हो 900 की लाइन जो है वो अगर जल्द से जल्द चालू हो जाए, पर डिपार्टमेंट अगर वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट सही काम करे और वो चालू हो तो हम 10 से 12 MLD पानी लेंगे तो जितनी बात है गिरना लेंगे तो पानी हम कम लेंगे तो हमारा खर्चा बचेगा। दूसरा, अगर साल भर में हम सही ढंग से खर्च कम करें और लीगल नल कनेक्शन जो है जिसमें हम डिपॉजिट 3,000 लेते, पेनल्टी 2,000 लगाते, उसको कम कर दिया जाए और रेगुलाइज करें 50,000 नल पर, तो मैं बोलता हूँ कि एक साल के बाद इसी महासभा में हम 2742 को 24 से 2500 पे लेके आएंगे। मेरा तो ये बोलना है कि इसको एक साल के बाद और हम कम करेंगे। अभी एक लेटर आशीष साहब की तरफ से भी आया था कि पानी पट्टी 5% कम करने की बात के साथ साथ ये कम कैसे हो। हम तो सब सत्ता में बैठे हुए लोग अपोजिशन वाले सब ये चाहते हैं कि 5% ना बढ़े, लेकिन डिपार्टमेंट अगर सही ढंग से काम करेगा तो डिपार्टमेंट ने ये बात बोलना कि एक साल के अंदर वो जो 40 करोड़ का खर्चा है और डिमांड हमारी 22 करोड़ की है, तो खर्चा कम करके पेनल्टी और डिपॉजिट की रकम कम करके लीगल कलेक्शन को बढ़ा दे और चंकापुर वाला पानी तलवाड़े का वो शुरू कर दे, तो दिखती बात है कि हम कहीं ना कहीं एक पैरेलल उस पर आ जाएंगे। और हमारा मकसद ये है कि आप दोनों लेडीज हैं, ओहदे पे हैं, आपके वक्त अगर आज 2742 है और एक साल के बाद हम इसी महासभा में अगर डिपार्टमेंट वाटर सप्लाई का प्रशासन साथ देगा तो मैं बोलता हूँ 2400 नल पट्टी कर देंगे इंशाल्लाह। 24 में हमने पत्र व्यवहार करे थे शासन से, शासन ने जब बोल दिया था कि तुमको ये निर्णय तुम्हारे स्तर पर लेने का है और प्रशासन ने निर्णय ले लिया था कि हम 5 पट्टी बिगड़ भाव करके बिल दे रहे, तो फिर तुमने महासभा में भेजे क्यों? प्रशासन की तरफ से ये विषय क्यों आया? कारण क्या है ये विषय भेजने का? ये क्या राजकारण है तुम्हारा? रस्ता दुरुस्तीचा विषय आहे। रस्ता दुरुस्तीमध्ये प्रभाग स्तरावर आपण रस्ता दुरुस्तीचे काम हाती घेतलेले आहे, केले काम पण आपण केलेले आहेत।
काही ठिकाणी कामं व्हायची बाकी असतील, त्यामुळे आपण पत्रक सादर करून प्रामुख्याने रस्ता दुरुस्ती करून घेऊ. पौने 4 महिने काम थांबवा. काम थांबवून द्या. कामाची प्रगती आहे सध्या सुरू आहे. हम आज सदस्य लोग जो बात बोल रहे हैं इसके ऊपर हम लोग क्या, पहले ये मुझे बोलो, उसके बाद हम लोग हमारी बात भी सुनो. क्योंकि हम बोल रहे हैं महासभा खत्म हो जाएगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे. मैंने जैसा अभी मैं सीनियर कारपोरेटर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, मैं 6 महीना पहले एक लेटर दिया था कि मेरे वार्ड के अंदर इन्होंने पेशवर कहा किए, उसकी मालूमात मैंने कम से कम 5 साल के अंदर 20 करोड़ रुपए के काम गवर्नमेंट से लाके किया. पूरे वार्ड के अंदर एक भी पेशवर को करने की इनको नौबत नहीं है कि भाई इन्होंने पेशवर किए और उनके अंदर ये नहीं. इनको मैं ये बोला कि तुमने मेरे वार्ड के अंदर इनका जो बिल बनाए, वो बिल की माहिती मुझे दो कि तुमने कौन से तरीके का इनका बिल बनाया गया. इन्होंने जो इंटरनेट रेज करे इसके ऊपर तुमने पेशवर नहीं किए, पेशवर का पैसा इसके अंदर माइनस करके तुमने बिल बनाए. हमने तो बनाया पूरे वार्ड के अंदर, एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि इनको बोलना पड़ा कि तुम्हें पेशवर कर दो. जो रोड हमारे पास थे नए हमने रोड बनाए, वही रोड के ऊपर पेशवर किए. और मैं समझता हूँ कि 80% हमने काम रोड के किए उसके अंदर. तो ये काम सब सदस्य लोगों को, मेरी बात नहीं, सभी सदस्य लोगों की मैं मांग नहीं करता कि जिनके वार्ड के अंदर अंतर गटर का काम हुआ, इन लोगों ने वहां की माहिती उनको देना. और मैं हाल से सभापतियों से विनती करता कि ये तुम लोग सब मिलकर पेपर लगाओ कि करोड़ों भ्रष्टाचार हुआ इसके अंदर, यानी लाखों में कई करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ. हमारे जैसे लोगों को अगर ये माहिती नहीं देंगे 6 महीना और माहिती नहीं देंगे तो ये कैसी किसको देंगे माहिती. तो इन्होंने करोड़ों का भ्रष्टाचार करे, हमने काम किए, रोड का इन्होंने पेशवर का भी नहीं बनाया है. ऐसा मेरे ही वार्ड में नहीं किए. हमारे गांव के अंदर जितना भी प्रशासन राज के अंदर रोड के काम हुए तो इन्होंने क्या हमको माहिती दो उसकी कि इन्होंने वहां पर पेशवर का काम किए या नहीं किए. इन्होंने हमारे को पूरी माहिती देना. और साहब क्लियर बात बोल रहे, ठीक है महासभा के अंदर तुम आज ये दे देंगे नहीं देंगे तो 2 नंबर की बात. मगर अगर इन्होंने मुझे माहिती नहीं दी आने वाले इसके अंदर महासभा तक की, तो मैं क्लियर कर बोल रहा हूँ कि हम लोग सत्ता में है तो भी मैं यहाँ पर इनको खड़े कर इनको पहले क्लियर करूंगा तो वही मैं इसके बाद महासभा फिर चलने दूंगा, नहीं तो इसके पहले नहीं करूंगा. 6 महीना मोदी आदि देने के बाद ये हरम नहीं दे, करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ इसके अंदर, अधिकारी भी साथ में. सभी लोगों को तुम माहिती जहां जहां रोड के काम हमने किया, हमने पेशवर को नहीं कराए. इन्होंने जो बिल रिकॉर्ड किए इनका बिल के अंदर साफ बोलते मैंने कि इन्होंने रिकॉर्ड करते हैं, इन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पेशवर को किया गया. इन्होंने बताया मेरे मुख्य वार्ड के अंदर एक पेशवर किए क्या, बोलो मनोहर ने एक पेशवर हुआ किया. अपने जो शासन निधि में जो मंजूर काम है रस्ते के, वो रस्ते पर अपन पहले प्रायोरिटी से भुयारी गटर के काम करवा लिए. मैं वो नहीं पूछ रहा था, हमें वही बता रहा हुआ. शासन के काम में क्या कॉर्पोरेशन के काम में हमने तुम्हारे लिए माहिती मांगी 6 महीने हो गए. मैं वही बता रहा हूँ. क्यों नहीं माहिती देते? देखो प्रभाव वाइज मालूमात अपने पास अवेलेबल करने को थोड़ा टाइम लगता है. ये प्रभाव वाइज काम नहीं होता. मालूमात देंगे हम. सुनो सर, इसमें ऐसा है जहाँ पे नए रोड मंजूर है वहाँ पे भुयारी गटर में पहले डाल देते. भुयारी गटर डालने के बाद अगर नया रोड मंजूर है तो दुरुस्ती करने का काम नहीं होगा ना सर. नहीं होगा. तुमने भी हमको क्यों नहीं रिकॉर्ड बता रहे तुम? नहीं ना, दुरुस्ती में सवाल नहीं आता है. वहाँ पे तो नया रोड करने वाले दुरुस्ती नहीं करते हैं. सुनो अपन ये लेवल गलत नहीं क्या, जो भी काम होता है उसकी थर्ड पार्टी की जाती है. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सब वेरिफिकेशन किया जाता है. मुझे एक सवाल का जवाब दो कि इसके अंदर के पेशवर तो साथ में इनको पैसा पेशवर पहले इनका जब हमारे वार्ड में नहीं करते तो पैसा माइनस कैसे होगा, तुम ये बोलो. पूरे पूरे मालिक शहर के सभी नगर सेवकों को मामले एक पेशवर की बात नहीं बोल रहा. सही बात है सर. पैचवर्क के ताल्लुक से अभी भी कुछ कंप्लेंट्स है, काम होना बाकी है.
लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल दुश्वारी है। जहाँ पर फाइनल डिस्पोजल या प्रॉपर्टी कनेक्शन नहीं हुए हैं, वहाँ प्रॉपर्टी कनेक्शन पेंडिंग है, और उसकी भी बकाया अगर कुछ तकरार आती है तो उसको पतक में है, अपन काम पूरा करेंगे। उसमें भी 3 तरीके फिलहाल के दौर में साहब का जो बात का सवाल कर रहा है उसका तुम जवाब दो। आपने मेरे को ठेका दिए पेशवर विभाग बोले जो प्रकार का पेशवर तो उसका क्या है, ये बोल रहा हूँ सर, उसके बारे में सवाल करिए आप लोग तुम। जो प्रकार कोई सेफ्टी इक्विपमेंट लगा के काम काज नहीं हुआ। एक ऑफिस की मौत हो गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई, ऐसे कई हादसे हुए। और कई बार आयुक्त साहब को शिकायत दी गई, लिखी में शिकायत दी गई, धरना आंदोलन हुआ, मगर उसके बाद भी सेफ्टी से वो कोई कामकाज नहीं करता। अब हमारी मजबूरी ऐसी है कि बोलते 85% काम हो गया। अब कनेक्टिविटी का मसला है। रमजानपुरे के हिस्से में अगर वो अंडरग्राउंड का काम कर दिया तो वहां पे ऑलरेडी गटर पहले से थी नहीं, लोगों ने वो गटर में अपने घर का पानी कर दिया, यानी उसमें तो डाल दिया, ज्वाइन कर दिया। अब वो कनेक्ट ही नहीं है, पूरा पानी रोड पे आ जा रहा। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यार कनेक्टिविटी कम से कम एक हिस्से की तो मुकम्मल हो। पूरे शहर में अधूरा काम करके ये काम करवाना ये बराबर बात नहीं है। कम से कम ठीक है, अभी तीसरा अंडरग्राउंड का तीसरा पार्ट आने वाला है, लेकिन सेकंड पार्ट में आउटलेट जोड़ने का काम अभी जो बाकी का बचा है 15% काम, तो वो उस हिस्से में जहाँ पर गटर नहीं है अंडरग्राउंड में काम कर दिया, उसको प्रायोरिटी देकर उसकी कनेक्टिविटी बराबर करो। बारिश का वक्त है। लेकिन दूसरा मसला यह है कि हम बोलते आयुक्त साहब बैठे हैं, ठेकेदार बोलता बिल नहीं है, काम नहीं करता, तो फिर अभी कैसे काम करेंगे? बोलता बिल नहीं मिलता इसलिए काम नहीं करता, इस तरह की बातें आती। तो इसकी गारंटी प्रशासन लेगा क्या कि अगर मुद्दत वार्ड उसको बढ़ा के दी जा रही है तो जो काम किनारे की बस्तियों के है खास तौर से वहाँ अधूरे है तो 15% वहाँ करे, कम से कम वो हिस्सा मुकम्मल किया जाए। फिर जब तीसरा पार्ट आएगा उसमें बाकी का शहर दिया जाए। अब ये तो हमारी मजबूरी हो गई कि हमको देना पड़ेगा, तो सारी कनेक्टिविटी धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए मेरा यही बोलना है कि प्रायोरिटी पे किनारे के हिस्से का काम करके इसको मुद्दा दौड़ देना चाहिए। सब बोगसगिरी है। ये जो करे ना तुमने पूरा अंडरग्राउंड, ये पूरी बोगसगिरी करे हुए काम। अब सब बोगस लोग जाकर करें। मैं ये बोलना चाहता यदि मालवा साहब, मेरा ध्यान तो दूसरा भी पर्सनल वो हो जाएगा, तो मैं महासभा में नहीं बोलता। एक प्रश्न हमने तुमसे पूछे थे, ये एजेंसी के संबंधित पत्र दिए थे, तुमने उसका सेटिस्फैक्ट्री लेटर लेकर आपको जवाब दे दिए। हमने तुमको संबंधित विभाग बताया थे कि कहाँ वो करप्ट घोषित हुआ है। आपके तकरार के ताल्लुक से संबंधित विभाग को पत्रव्यवहार किया गया है। सुनो, आपने ये पत्र व्यवहार कब करे, कौन सी तारीख को करे, ये बताओ। पिछले हफ्ते किया है। जब तुमने ये जवाब मेरे को दिए, जवाब देने के बाद मैंने आपको बोला कि तुम जो चोर है, जो गिल्टी है, तुम उससे ही पूछ रहे कि तुमने ये करप्शन करे कि नहीं। उनसे मालूमात अवेलेबल करके आपको तफसीलात मालूम। महापौर मैडम, मैं आपके माध्यम से आयुक्त साहब को बोलना चाहता। आयुक्त साहब, यह अंकिता कंस्ट्रक्शन है, इसने मध्य प्रदेश में जो है एक जो है वाटर सप्लाई स्कीम का काम करेगी। मचुरिया और लखुंदा गांव में उसने काम की। इन्होंने 125 करोड़ की जो है बैंक गारंटी, फॉल बैंक गारंटी जमा करी और उसकी सीबीआई चौकसी चालू है। और ये जो रिपोर्ट है ये इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। 125 करोड़ रुपए की उन्होंने फॉल्स डीडी जमा कर वहां का टेंडर लिए थे। वहां पर कॉर्पोरेशन, वहां का वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई की इंक्वायरी के ऊपर लगाई है और उनकी वो डीडी सीज की भी। और हमने तो पूरी मालूमात पत्र में दिए। पत्र में देने के बाद जो उनसे जवाब मांगते, जो चोर है उनसे मांगते, और किसकी साथ यदि प्रपोज कौन कर रहा, ये जीएलपी कंपनी, ये खुद ये डिफॉल्टर है, ये कंपनी भी, इनका उत्तर प्रदेश में ये डिफॉल्टर है। दोनों एजेंसी तुम्हारी डिफॉल्टर है। चोर से आप लोग काम करा रहे, तो चोरी जैसा काम होगा। एक पॉकेट आपने अंडरग्राउंड का एक पॉकेट रन नहीं करे अभी तक, और तुम बोल 85% काम हो गया। कनेक्टिविटी के नाम पर यदि तुम ना दबा के मुंह बुला रहे क्या?
तुम्हारा जो है मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, वो पूछो तो वो 80% बोलते, तुम्हारा नाला इंटरसेप्टर नहीं हुआ, तुम्हारी जो इंटरनेट ट्रांसफर जो है वो कनेक्ट नहीं हुई, 85% काम करेगा तुमने। हमारा ये बोल रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मैडम, कि हमने जो आरोप लगाए हैं और उसकी सत्यता के आधार पर इसको यानी अंकिता कंस्ट्रक्शन को आगे एक्सटेंशन दिया जा सकता है या नहीं दिया सकता, ये कानूनी है या नहीं। आप इसका अगर इसको मंजूरी देते हैं तो आप ऐसे पीड़ासन अधिकारी इस बात का खुलासा करें कि कानूनी तौर पर हम उसको ये जो है एक्सटेंशन दे सकते हैं या नहीं है, उसके बाद उसको एक्सटेंशन नहीं देना ये हमारा सूचना है। मैडम रोल तुम सोच समझ के करो, तुम लगे तो पेंडिंग करो विषय। सवाल उनका सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं इससे पहले भी बोला कि हमारी मजबूरी ये है कि कनेक्टिविटी धरी की धरी रह गई है। रमजानपुरा मालदा ये सब पट्टे में अगर मुद्दत वाड़ नहीं दिए, बाकी इंक्वायरी करे ना, एक कारपोरेटर मेयर, हम कुछ पर्सनल भी जो उन्होंने बात बोली गई है वो सब टेक्निकल बातें है, उसके बाद एविडेंस होंगे, वो एविडेंस पे आए शायद उन पे कार्रवाई करना, मगर हम 15% काम जो बाकी बचा है जिससे कनेक्टिविटी रुकी है उसको रोक नहीं सकते, इसलिए मुद्दतवार अदालत देना पड़ेगा। नहीं तो टेंडर रिकॉर्ड कर लो, नवी एजेंसी को बुलाकर करा लो। इतना वक्त नहीं है, तीसरा टप्पा आना बाकी है, बारिश का मौसम है। मैं बोला रमजानपुरे में जो गटर बनी अंडरग्राउंड की, लोगों ने अपनी आउटलेट उसमें डाल दी और वो अपने ड्रेनेज उसका हो नहीं रहा, तो वो सब कनेक्टिविटी कैसे होंगी अगर हम इसको मुद्दत वाड़ा नहीं दिए। उसकी इंक्वायरी करो ना, जो जो उन्होंने बताया एविडेंस लो आयुष साहब और वो इंक्वायरी करो, मगर मुद्दत वाड़ी ये शहर की जरूरत है, ये जो कनेक्टिविटी टूट जाएगी और बारिश का मौसम है। कमेटी का अध्यक्ष साहब को बनाओ, इसका अध्यक्ष हो तुम। मैडम मैं मेरी जो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मैं रिवर्स जैसी किशन जी ने उसकी जो लैंड बिकाने की क्वांटिटी है खत्म हो चुकी है। जो कॉर्पोरेशन एरिया है, मेरा वार्ड आता है 19 नंबर, वहाँ की अभी तक के अंडरग्राउंड की लाइनिंग बिछाई गई, तो ये बेस पे बिछाएंगे अगले बेस पे बिछाएंगे, मालूमात दो नहीं, फिर जब तक कि हमने वार्ड में काम नहीं करना नहीं, जहाँ पे नहीं, तुम तीसरे फेज में तुम मालदा गांव के अंदर लाइन बिछा के रखे, बाग महमूद में लाइन बिछा के रखे, चंदनपुरी गांव में जाके जहाँ पे कोई बस्ती नहीं है वहाँ पे तुमने लाइन बिछाए, कॉर्पोरेशन एरिया में तुम क्या करो सदस्य क्यों नहीं बिछाई गई? मैंने जैसे थोड़ा टाइम पहले बताया जहाँ पे नहीं कॉर्पोरेशन एरिया में क्यों नहीं बिछाई गई? तुम्हारे कॉर्पोरेशन के बाहर लाइन नहीं बिछाई गई है, जहाँ पे क्वांटिटी तुम बोलते खत्म हो गई, तो फिर ये मंजूरी काहे की दे रहे तुम? जहाँ पे नए रास्ते के काम मंजूर है वहाँ पे हम प्रायोरिटी नहीं, अभी हमने हमारे वार्ड में जो काम डाले हैं इसकी मालूमात आयुक्त साहब ने और तुमने देना, बिना अंडरग्राउंड के हमको करने देंगे या नहीं देंगे, इसकी मालूमात देना आयुक्त साहब ने। जहाँ पे नए रास्ते मंजूर है शासन निधि के या मनपा निधि के, इसके अव्वल भी अपन काम शुरू करने के पहले, रास्ते का काम शुरू करने के पहले भुयारी गटर का काम पहले वार में मुकम्मल किया है, उसके बाद ही रास्ते का काम किया। अरे मारवाड़ साहब, अभी ये महापालिका के बाहर ये किला वार्ड है, यहाँ पे एक गली के अंदर तुमने लाइन नहीं बिछाई है। नए रास्ते का बात था वो उसके बारे में बताया। तो मतलब क्या नए रास्ते नहीं बने, हम लोग तीसरे फेज तक के रोड के तीसरे फेज में प्रपोज है सर, वो तीसरे फेज में तो प्रपोज। तुम्हारे 2 साल नहीं आएंगे, 2 साल हमने वार्ड के काम नहीं करना क्या? प्रोसेस में आयुक्त साहब मालूमात दो मेरे को कि भाई जब तक के हमको तीसरा फेज नहीं आता काम कर सकते या नहीं कर सकते, इसकी मालूमात देना अपने। लो लाइसेंस बनाया जाए, उनकी क्या मेंटेनेंस समझ में नहीं आया हमारे, ये आप लोग ये अच्छी तरह बता सकते हैं। लेकिन हमारे गांव शहर जो है वो मजदूरों का शहर, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, चाहे वो मालेगांव का पूरब हो कि मालेगांव का पश्चिम हो। इसलिए अगर तुम एक साइजिंग होल्डर एक इंडस्ट्री चलाने वाले तुम भी ट्रेड लाइसेंस बनाने का बोल रहे हो, तो वहां से लेके हॉकर और पान दुकान पे शॉप गिराने वाले को भी आप ट्रेड लाइसेंस बनाने का बोलोगे। इसलिए इसकी फीस मिनिमम फीस रहनी चाहिए और टाइम लिमिट ऐसी होना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग सत्ता में हो, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी, ये ट्रेड लाइसेंस ऐसा फायदा करवाओ कि छोटे व्यापारी हैं
सेक्टर है जो नेशनल कंपाउंड के पीछे का कारपोरेशन की खानगी हक की जगह 1 एकड़ है, वहाँ पर एक 5 जिले के लिए महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे में जैसे एक हज हाउस बना है, उसकी स्तर के ऊपर हमारे तमाम कारपोरेटरों की जानिब से मैं चाहूँ कि वहाँ पे एक 7 मंजिला हज हाउस 5 जिले के लिए बने और महाराष्ट्र हुकूमत से फंड आता उसकी अच्छी से अच्छी तामीर करें तो पूरे 5 जिले के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए वो काम है। वहाँ पे लड़कियों के लिए बेहतर से बेहतर तालीम का निज़ाम एक फ्लोर पर होना चाहिए और एक वहाँ पे हॉस्टल जो हमारी शहर की बच्चियाँ या बैरून शहर से और दीगर तरीके से यहाँ जो पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए अच्छा बेहतर हॉस्टल भी बनना चाहिए। और जैसे जैसे वहाँ पे अपन पढ़ाई काम के लिए बोलो, दीनी काम के लिए और जो भी काम के लिए बोलो, वहाँ पे तामीर अच्छी तरीके से करना चाहिए। उसका हज हाउस 7 मंजिला मेरी आपसे गुजारिश है और तमाम और जितने भी नगर सेवक मैं सबसे चाहूँगा कि इसको मंजूरी दिया जाए। कपूर मैडम ठाकुर साहिबा, ये जो प्रस्ताव आया है मालेगांव में जो हज कमेटी जो 7 मंजिला इमारत का खाली शाह की तरफ से जो सूचना आई है, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे पार्टी के कायद आसिफ शेख रशीद साहब जिनकी कोशिशों की बदौलत ये काम इंशाल्लाह होने जा रहा है। और मैं तमाम ही सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार मेयर मैडम, डिप्टी मेयर साहिबा और एजाज बेग साहब, मुस्तकिम डिग्निटी साहब, इस हॉल के तमाम ही लोगों का, क्योंकि ये हमारे वार्ड में बनने जा रहा है, वार्ड नंबर 3 में मैं टोटली मालेगांव के लोगों की तरफ से, आवाम की जानिब की तरफ से तमाम ही नगर सेवक लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। महापुर मैडम, ये विषय बहुत अच्छा है, हज हाउस बनना चाहिए। अगर पासपोर्ट ऑफिस इसके साथ अगर एक मंजूरी हो जाए तो हमारे शहर में कोई भी जगह नोटरी और 100 रुपये के स्टाम्प पे बेच डालते। हमेशा न्याय साहब बोलते थे लोभी गांव में लवाड़ होगा नहीं होता, जमीनों के साथ तो मालेगांव में यही होगा। अब जो 2 एकड़ जगह करीब करीब बची है, उसमें भी वक्त इतना ज्यादा लग रहा है कि वो भी लवाड़ लोगों की नजर में ना आ जाए। इससे पहले उसको जल्द से जल्द अधिग्रहण करना और जो प्रोसेस है उसको 2 महीने के अंदर मुकम्मल करना, नहीं तो हम फिर महासभा में बैठेंगे तो यही बोला जाएगा कि प्रोसेस चल रहा है। मालिक जो उसका मूल मालक है उसने 2019 में लेटर दिया, 2019 के लेटर हम 2026 में भी उसके पत्र व्यवहार के अभी तक प्रोसेस नहीं है। तो ये प्रोसेस जो है ना महानगर पालिका का, ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता और उसमें जो रिजर्वेशन जिस मकसद से किया जा रहा है वो मकसद शहर में पूरा नहीं होता। अभी आगे भी डीपी प्लान आने वाला है। हम सारी चीजें तो बहुत अच्छी सोचते हैं कि यहाँ पर डीपी प्लान में ये रिजर्वेशन डाला जाए, कब्रिस्तान का डाला जाए, गार्डन का डाला जाए, दूसरे जो एक्टिविटीज है वो सब एक अच्छा मैप तो बनता, मगर प्रोसेस जो चलता है ना उसमें सारी प्लानिंग, सारा सोचना सब कुछ धरा रह जाता। इसलिए कम से कम ये कब्रिस्तान की जो जगह बाकी बची है उसको जल्द से जल्द अधिग्रहण करके और उसका प्रोसेस 2 महीने में मुकम्मल किया जाए और वो जगह कब्रिस्तान के लिए ली जाए। वहाँ कब्रिस्तान जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि उस हिस्से में एक बड़ी आबादी है जिनको कब्रिस्तान की दुश्वारी हो रही है। सुनो डॉक्टर साहब, ये कैसा हो रहा है तुम्हारा वार्ड में, बोलो साहब हो यादव साहब, बात करो, सुनो ये कैसा हो रहा मालूम है क्या? डेवलपमेंट प्लान के मालिकों का सुबह जो झाड़ू मारने की भाई आती ना, वो साहब इधर झाड़ू मारने की भाई आती ना, लड़न डालने की पैसे डाल देती, उसके बाद जो आता है निकालने वाले पैसे देता, तो वैसा डेवलपमेंट प्लान होगा। अपन डालने का भी ये रिजर्वेशन करो, बाद में निकालने का भी रिजर्वेशन, दोनों काम चल रहा है। आज की मिसाल वही है उसकी।
ये विषय आया था तो प्रशासन ने जैसे त्रुटि बताया, तो क्या त्रुटि है ये बताने होना। त्रुटि तुम क्या बताते, PLR ऑफिस की तरफ से मोड़ने की त्रुटि बताते, टिप्पण अपुन ने दिए, दोबारा अपुन ने दिए, मोड़नी शीट अपुन ने दिए, अपुन इन द सेंस कॉर्पोरेशन ने दी, फिर त्रुटि क्या की, वहां पे त्रुटि क्या है, क्या त्रुटि है यहाँ आकर बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने पहले क्लियर करना। क्षेत्र जे आहे ना ते कमी पडत होतं, क्षेत्रामध्ये त्रास येत होती, जेव्हा आपण संपादन क्षेत्र करतो तेव्हा त्रुटि क्षेत्र कम पड़ रहा है। जो क्षेत्र वहां पर है 117 का पूरा क्षेत्र नहीं काफी, उसने 117 का क्लियर क्षेत्र निकाल के दिया अकेला। आगे का जो है, आगे का जो जगह है 64 गुंठे की, वहां पर वाली अभी यहाँ पे विषय सिर्फ 117 नंबर से आए हैं, तो इसमें क्या त्रुटि। संपादन क्षेत्र अक्वायर करताना आपल्याला फक्त एक सर्वे नंबर तर नाही करता येणार, जे पूर्ण क्षेत्र आहे समजा आदर्श दफन भूमि है, एक मुस्लिम समाज के लिए दफन भूमि है और एक गौली समाज की दफन भूमि है। तो जो मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण करने का है वो अवेलेबल है, ये 5 गुंठा 117 वही है। अभी तुमको स्टेटस मालूम है क्या इसका, तुमने त्रुटि बताकर चले गए, कोर्ट में क्या स्टेटस है इसका। कोर्ट में महानगर पालिका ने ये लिख कर दिया है कि हमारी आर्थिक परिस्थिति नहीं है, हम खरीद नहीं सकते। हाईकोर्ट में महानगर पालिका का एफिडेविट फाइल है। बुलाओ विधि विभाग को, पूछो। और आज की महासभा के बाद जैसे ये विषय मंजूर हो रहा, विधि विभाग के जरिए महानगर पालिका ने अपने खरीदी की तैयारी जताना एफिडेविट करके। अरे कारपोरेशन ने क्या एफिडेविट दी, बोलो ना। माहिती नाही आहे, माहिती घेऊन सांगावं लागेल त्याच्यामध्ये मॅटर दोन जणांचं आहे। विषय क्या आपकी लिए क्या आयते वेळ में लिए क्या जिसको माहिती लेके आएंगे आप साहबा, ये ऐसा बोल कर रहे महासभा की, जब ये एजेंडा निकला 7 दिन 8 दिन पहले, तो इनको ये बारे में मालूमात लेके आएंगे तो प्रशासन महासभा का अपमान करता। ये विषय में 3 बार महासभा ने ठहराव करके दिए, 2019, 2021, 2020 या 21 में शेख रशीद साहब, 2019 में शेख रशीद साहब जब मेयर थे, जब ये ठहराव हुआ, तायरा मैडम के टाइम में ये ठहराव हुआ, और उसके बाद महानगर पालिका के 2 ठहराव देने के बाद प्रशासन ने ये एफिडेविट फाइल करेंगे, हमारी खरीदने की परिस्थिति नहीं है। 10 मिनट टाइम देगी तो मैं लेके आता फाइल। 1962 से तामीर हुई है और वो 1000 कुली जो है ये माडा शासन बैंक डिपार्टमेंट है, और उसमें वो गार्डन के इतराक में हर शासन के अलग अलग, जैसे पुलिस स्टेशन को माडा ने जगह दी है, रिजर्व की है, माडा ने जो है पोस्ट ऑफिस को, टेलीफोन एक्सचेंज को दिया है। बाकी की जितनी रिजर्व है, इसमें हॉल है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, सब्जी मार्केट है, शॉपिंग मार्केट है, दवाखाना है, इसमें आज 62 से लेकर अलॉटमेंट हुआ है। आज तक मालेगांव महापालिका ने 4 जगह खरीदा है हाउसिंग माडा से। वो 4 जगह में प्राइमरी है, हाई स्कूल, दूसरा दवाखाना है, तीसरा जो 2009-10 के अंदर जीवन सुधारने साइड में उस वक्त तो हॉल के लिए, लाइब्रेरी और हॉल के लिए वो 18,000 स्क्वायर फीट जगह खरीदा था। मेरे हाउस से, प्रशासन से, सदस्यों से गुजारिश है कि इनकी आवाम की सुविधा के लिए तो बाकी जितनी रिजर्व जगह है वो माडा ने महापालिका के लिए, और आज तक महापालिका ने उसका पैसा अदा नहीं किया है, जिसमें हमने 4 जमीन का पैसा अदा किया है। बाकी की जो 5 से 7 जगह है जिसको हमको उसका पैसा भरना है, और आज जैसे 10 में मैंने उस वक्त तो हमारे अपने हल्के के अंदर 1000 कोली के अंदर 8 से 10,000 के स्क्वायर फीट का भाव था। हमने 9 और 10 के अंदर जीवन सुधारने के टाइम में वो जगह जो हमने 700 से 800 रुपये स्क्वायर फीट से मिली,
जो आज भी शासन ने हमारे अपने लिए, तो ये लोगों की सुविधा की जरूरत है। आज अगर आप देखेंगे आगरा रोड के उस पार माले गांव में सिर्फ एक सब्जी मार्केट है जिसको हम बड़ा बाजार बोलते हैं। इसके बाद कहीं भी माले गांव में मानपा का कहीं भी सब्जी मार्केट नहीं है। ऐसे रिजर्वेशन जो है, ऐसी जमीनें जो है मानपा ने उसको खरीदना, ये मेरा अपना सुझाव है, मेरा अपना विषय है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शहर का दूसरा सब्जी मार्केट और भी जितनी जगह रिजर्व है वहाँ पे, इसको मानपा ने खरीदना। इतना मेरा आपसे बोलना, शुक्रिया, थैंक यू सभी लोग का। इसको मंजूरी दे रहा विषय क्रमांक 70 माननीय महापौर यांचे सिलेक्टेड ही प्रशासन की तरफ से शासन के पास गया, इन 10 लोगों को किया जाए। हमारा ऑब्जेक्शन सिलेक्ट करने पे है। अगर ये इलेक्ट किए गए होते तो मेरा ऑब्जेक्शन नहीं होता। महासभा ने 2020 में इसको मंजूरी दी थी, ये बात सच है। उस वक्त डिपार्टमेंट ने सारी एजेंसी ने उस ठहराव को खंडित करने के लिए बैठने की बात करी, मगर प्रशासक ने, हमारे आयुक्त साहब ने सिर्फ उस पर सिग्नेचर नहीं करे। यहाँ पर बात हो रही है कि महासभा में ही पास हुआ था। अगर वो विषय महासभा में पास हुआ था 14 लोगों का, तो फिर प्रशासक राज्य में प्रशासक ने प्रशासकीय ठहराव 10 लोगों का क्यों किया? 10 ही लोगों को सिलेक्ट क्यों किया गया? इसमें ऐसा है कि रोस्टर जो है, रोस्टर को पूरी तरीके से नियम बाहर ये प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया। हम महासभा में महापौर, डिप्टी महापौर, सारे नगर सेवक रिजर्वेशन का जो रोस्टर विभागीय आयुक्त का क्लास 3 के लिए आया, उसमें टेक्निकल सेक्शन जगह जो है वो 14 है। उसमें जज जो भरी जा रही है, उसमें एसटी की 3 रिजर्वेशन जगह है, एससी की 2 रिजर्वेशन जगह है, ओबीसी की 2 रिजर्वेशन जगह है, विजय मुक्ति और भाटिया जमात के ऐसे इनकी एक है, और ओपन की 3 है। इन्होंने ओबीसी की जो 2 रिजर्वेशन है उसमें 6 भर लिया, एसटी को खाली छोड़ दिया। तो क्या ये इन समाज वालों के साथ अन्याय हो और ये कानून के खिलाफ नहीं हो रहा है? कानून के खिलाफ प्रशासन कैसे काम कर सकता? दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में 4 लोग गए थे मालेगांव महानगर पालिका के, इंडस्ट्रियल कोर्ट में गए, उसके बाद हाई कोर्ट में गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। वो फाइल के 4 लोग थे, यानी और तो सुप्रीम कोर्ट ने उन 4 लोगों को लगाने में एक बात बोली कि एसेंशियल सर्विस, जरूरी सर्विस है, इसलिए इनको लगाया जाए। और पीरियड इनका जो है बहुत ज्यादा है, लॉन्ग पीरियड इनका हो चुका है और एसेंशियल सर्विस है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑर्डर में महानगर पालिका को ही बोली, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये ऑर्डर किसी और पे लागू नहीं होगा जो भले एसेंशियल सर्विस का क्यों ना हो, और ये एसेंशियल सर्विस के लोग नहीं है। इसके अलावा कई लोग लेबर कोड में मानधन वाले ऑलरेडी पेंडिंग है, जिनका टर्म इन लोगों से बहुत ज्यादा है। हमारे लिए सवाल ये है कि अगर ये 10 लोगों को लगा लिया जाए, इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना इनसे कोई लड़ाई है, सवाल है कानून और कायदे से और सिलेक्ट करने के ऊपर सवाल है। सिलेक्ट कैसे तुम कर सकते? आयुक्त साहब सिलेक्ट कैसे कर सकते किसी को? कानून कायदा है कि नहीं है? रोस्टर देखना चाहिए कि नहीं रिजर्वेशन का? ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे यहाँ विधि डिपार्टमेंट है, उनकी राय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर सारे एचओडी ने 2020 के ठहराव को नामंजूर करने के लिए सिग्नेचर की थी, वो पूरा प्रोसेस चला था, तो आयुक्त साहब ने उस प्रोसेस को कंप्लीट क्यों नहीं किया? हिटलर शाही इसी को बोलते हैं कि सारा एचओडी, सारा डिपार्टमेंट एक तरफ काम कर रहा हो और एक आदमी बोले कि मैं नहीं करूंगा, इसको लोकशाही या प्रशासन का काम भी मैं नहीं मानता। ये हिटलर शाही जैसा अगर प्रशासन काम करेगा या एक आदमी हिटलर बन के सारे एचओडी के फैसले को नामंजूर करेगा, ये कायदे के खिलाफ बात है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं देखेगा, ये कायदे के खिलाफ बात है। तो ये सारे मसाइल इसमें जुड़े हैं। 525 लोग ऑलरेडी मानधन पे हैं,
अगर तुम ये 10 लोगों को लगाए और उनसे ज्यादा सर्विस जो लोग मानधन पे दे रहे हैं, तो क्या कल वो कोर्ट में जाके 10 लोगों के मामले को चैलेंज नहीं करेंगे क्या? आयुक्त साहब ने इसका जवाब देना। ये सारी बातें लिखना चाहिए और ये 10 लोगों को परमानेंट करने का नामंजूरी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इनको तुमने आज मंजूरी दी तो कल तुम नए लोगों को कैसे भर्ती करेंगे? सारे मानधन के लोग जो कि 35% का कानून शासन ने बनाया है, उस पर अमल करना प्रशासन का काम है। इक्तदार में बैठे हुए लोग तो कभी कभी गलत काम कर लेते, मगर प्रशासन नहीं करता। मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि इक्तदार में बैठे लोग बोल रहे हैं कायदे से करो, प्रशासन न रोस्टर देख रहा है, न सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख रहा है, अपने मन के मुताबिक सिलेक्ट करके अगर फैसला करेगा तो ये सारे कानून सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। जो जमात और जात के लोगों का हक है उनका उल्लंघन है। तो क्या हम ये सारी इंक्वायरी हमारे सर महासभा लेंगी क्या? हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। प्रशासन ने लिख के देना है, हाउस में बोलना कि रोस्टर जमात ये सारे मसले की जवाबदारी आयुक्त साहब ने बोलना कि मेरी रहेगी, तो इन्होंने लगाना मेरी कोई हरकत नहीं रहेगी। लेकिन इन्होंने ओपनली बोलना कि रोस्टर के हिसाब से ये काम कर रहे हैं क्या, और इस पर अगर कोई एसटी समाज वाला अगर कोर्ट चला गया, यहाँ बहुत से एसटी और एसटी वार्ड से चुन के आए, उसमें शिवसेना के लोग भी हैं, वो उनके वार्ड में एसटी और एसटी जमात वालों को क्या जवाब देंगे? आयुक्त साहब ने उसका भी खुलासा करना। इसमें सीधी सी बात यह है कि 642 लोगों की हमको शासन से मंजूरी मिली भर्ती की। 75 साल देश की आजादी को हुआ तो शासन ने 35% को अलग करके खुशहाली के तौर पे सभी कारपोरेशन को दी। कई कारपोरेशन ने मंजूरी ली, हमने वो 642 के हस्ते शासन के पास रोस्टर के लिए भेजा। बराबर बात है कि वहां रोस्टर की जरूरत है, उस भर्ती को करने की जरूरत है, उस भर्ती को करो। उसमें काबिल लोग, इस शहर के जो लोग काबिल हैं वो आएंगे, और ये जो 10 लोग हैं जायदाद भी करना चाहिए। जब सब भर्ती आएगी हम उसमें इनको अव्वलियत देंगे, इनके एक्सपीरियंस को हम सामने रखेंगे, इनको अव्वलियत देंगे। मगर प्रशासन ने जो भेजा है वो गैर कानूनी काम हो रहा है, उसको नामंजूर किया जाए और रोस्टर को सामने रखा जाए, सारी जमात को सामने रखा जाए और सिलेक्ट करने का काम आयुक्त साहब ने बंद कर दिया। इलेक्ट करने का काम करें। हम इलेक्ट होके आए हैं, सिलेक्ट होके नहीं आए। सही बात है। तो आयुक्त साहब सिलेक्ट करने का काम बंद होना चाहिए और ये 10 लोग मानधन पे हैं, मानधन पे काम करने दो। परमानेंट आज अगर इसको तुम करेंगे, अगर तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति इतने लोग छोड़ जाएंगे कि महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति संभाले नहीं संभलेगी, और इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? महासभा, नगर सेवक, सारे हॉल के नगर सेवक। इस आर्थिक परिस्थिति जो खराब होंगी उसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? एसटी समाज वाले छोड़ जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैंने अपनी बात रखी है। यानी उच्च न्यायालय और कोई भी न्यायालय की कोई भी डिसीजन को ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय लेना। तो आपने क्या निर्णय लिया जब कोर्ट के आपको इतने रिक्वेस्ट कोर्ट किए हुए हैं, तो फिर आपने करे कैसे? जरा सी इसका उत्तर होना। साहिबा ने अरे ये प्रश्न अलग है, उसकी रोलिंग, उसका उत्तर हो गया, खत्म हो गया। रोलिंग दिए उन्होंने, वो ये नहीं बोले कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो स्पष्ट बोले कि इसका महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिम्मेदार रहेगी, यहाँ का आयुक्त तो जिम्मेदार रहेगा, यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। वो हो गई बात, वही रोलिंग पर ऑर्डर आ गई है, वो विषय खत्म हो गया, रोलिंग आगे बढ़ गई, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आगे बढ़ गई। मैं दूसरे सदस्य का प्रश्न है, ये तुम इतने सीनियर यार सदस्य हो गए, तुम ये नया सदस्य, मेरा प्रश्न आयुक्त साहब से, मैडम प्लीज थोड़ा से आप उनको अलाउ करो कि ये कैसे क्या उन्होंने करे, मेरे को समझने, हमको हॉल में समझना है, उन्होंने इतनी देरी कैसे करी? बोलो आयुक्त साहब को, डॉक्टर साहब को ऑफिस में बुला के उनको बताना। अरे वकील हमारा महासभा में पूछने का उत्तर, महासभा में जब यहाँ पर बात सुनी गई, हम भी समझना चाहते हैं, आरोप लगा है, हमको भी समझते हो कि इतना लीगल आयुक्त आया कहाँ से? जरा से हमको तो समझा देगा, हम बंद करने में क्या समझेगा? हॉल के सामने समझते हो ना? अरे कौन सी पर्दे वाली बात पूछ रहे हैं? साफ सुथरी बात है, ये कैसे
और चुकी है। बोलो। सन्माननीय महापौर आणि सभागृह हा विषय क्रमांक 70 त्याच्यामध्ये 10 कर्मचाऱ्यांना आस्थापनेवर कायम करण्याबाबतच्या प्रस्तावाबद्दल विषय आहे. खरं तर एकूण 14 कर्मचाऱ्यांचा विषय हा 20/10/2020 रोजी लोकनियुक्त बॉडीने मंजूर केलेला होता. मालेगाव महानगरपालिकेतील जी काही इंजिनिअरिंगची टेक्निकल पदं आहेत ती फार कमी आहेत. बांधकाम विभाग असेल, पाणीपुरवठा विभाग असेल, संगणक विभाग असेल, नगररचना विभाग असेल आणि अतिशय जिम्मेदारीचं काम तिथं होतं. मी मागच्या काळामध्ये माझ्याकडे अशा बऱ्याच तक्रारी आल्या की या कर्मचाऱ्यांना सह्यांचा अधिकार नाही, कुठं काम झालेलं नसलं तरी ते बिलं रेकॉर्ड करतात वगैरे वगैरे. आणि मग अशी भावना झाली की मागे ठराव झालेला आहे 2020 मध्ये की या लोकांना कायमस्वरूपी केलं पाहिजे आणि त्यांना तसे अधिकार दिले तर त्यांच्यावर जबाबदारी येऊ शकते. म्हणून त्या अनुषंगानं हा ठराव केला होता. आणि एक सांगू इच्छितो की फक्त 10 कर्मचारी नाही, त्या 2020च्या ठरावातील 14 कर्मचाऱ्यांपैकी शिपाई हे पद मिळून बाकी सर्व टेक्निकल पद 13 म्हणजे सिलेक्ट इलेक्ट जे जसं की बाई म्हटले असं काही सिलेक्ट इलेक्ट केलं नाही. 14 फक्त शिपाई हे टेक्निकल पद नसल्यामुळं बाकीच्या म्हणजे कोणावर अन्याय झाला असं काही नव्हतं. आणि बऱ्याच गोष्टी झाल्या की असा अनागरता असेल, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असेल, हिंदू नामावली असेल तर मी ठराव करून प्रस्ताव पाठवला म्हणजे मंजूर झाला असा काही त्याचा अर्थ नाहीये. हा प्रस्ताव रितसर शासनाकडे जातो. शासन पूर्ण त्याचं स्क्रुटनी करतं. मग ते हिंदू नामावली तपासणी, आस्थापना खर्च तपासणी, रिक्त जागा तपासणी सगळं तपासूनच ते प्रस्तावाला मंजुरी देते. आपण डॉक्टर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे लातूर, परभणी, नवी मुंबई अशा बऱ्याच ठिकाणी अशा मानधनावरील अभियंता किंवा कर्मचाऱ्यांना शासनाने कायम केलेला आहे.